एपिसोड के शुरू में हम एक क्लास को देखते हैं जहाँ पे टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। तभी वहाँ पे एक और टीचर आते हैं जिनका नाम कामागोरी है। और ये स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर है। इनका काम एकेडमी में डिसिप्लिन मेंटेन करवाना होता है। और फिर वो कहते हैं कि उनमें से एक स्टूडेंट ने एकेडमी से यूनिफॉर्म चुरा लिया है और अब कोई भी कारण नहीं चलेगा। उस स्टूडेंट को पनिशमेंट तो जरूर से होगी। और तभी एक स्टूडेंट खड़ा होता है और वहाँ पे स्मोक बॉम्ब फोड़ कर भाग जाता है। पर कामागोरी उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। पर तब वो लड़का उस चुराए हुए यूनिफॉर्म को पहन लेता है, जिससे कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। और साथ ही में उसके अंदर फुर्ती भी आ जाती है, जिससे कि वो कामागोरी के हर एक वार से बच जाता है। और जब वो उस पे हमला करता है तब कामागोरी को कुछ भी नहीं होता। फिर कामागोरी कहते हैं कि जो उसने यूनिफॉर्म पहन रखी है वो 1 स्टार है और जो मैंने यूनिफॉर्म पहन रखी है वो 3 स्टार है। तो इसके कारण वो उसे खरोच भी नहीं मार सकता। फिर वो उसे बहुत ज़्यादा पीटते हैं और उसके शरीर से वो यूनिफॉर्म निकाल लेते हैं। तभी वहाँ पे लेडी सात्सुकी आती है, जो कि इस एकेडमी के स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। तब उसे देखकर सभी स्टूडेंट उसे सल्यूट करते हैं और फिर खुद कामागोरी भी उसे सल्यूट करता है। तो इससे समझ जाओ कि सात्सुकी कितनी पावरफुल होगी। जिसके बाद हम अगले दिन को देखते हैं, जहाँ पे उस एकेडमी में एक ट्रांसफर स्टूडेंट ज्वाइन होने वाली है। इस ट्रांसफर स्टूडेंट का नाम रियो को होता है। फिर रियो को उस एकेडमी की तरफ जाने लगती है। तब जाते जाते एक छोटा लड़का उसका पर्स चोरी करने की कोशिश करता है। पर रियो को उसे पकड़ लेती है। पर वो छोटा लड़का अपने साथियों को बुलाता है और फिर वो सभी एक साथ उस पर हमला करते हैं। पर ऑब्वियसली रियो को उन चारों को भी हरा देती है। तब वो सभी उसे माफी मांगते हैं, तो रियो को उन्हें माफ करके आगे चली जाती है। और तभी वहां पे एक और लड़की आती है और वो उस बच्चे को पीटने लगती है। और तभी हमें पता चलता है कि वो उसकी बड़ी बहन है। और फिर वो उसे समझाती है कि वो चोरी करना बंद करके स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला जाए। तो फिर क्या, इतनी मार खाने के बाद वो चारों ही अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो वो लड़की रियो को से माफ़ी मांगती है अपने छोटे भाई के बदले। फिर आगे वो उसे बात तो करना चाहती थी, पर उसे अपने स्कूल के लिए देर हो रही थी, तो वो उसे अलविदा करके वहाँ से चली जाती है। फिर आगे रियो को अपने क्लास में पहुंच जाती है, जहाँ पे वो टीचर उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तब उसकी क्लास में वही लड़की थी जो उसे सुबह मिली थी। तो वो उसे अपनी बाजू में बैठने के लिए कहती है और फिर वो उसे अपना नाम बताती है, माको। इसके बाद वो कुछ देर बातें करते हैं। देन फिर टीचर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, तो माको फटाफट से खाना खा के वहीं पे सो जाती है। फिर आगे उनकी क्लास की छुट्टी हो जाती है। फिर वो अपने घर के लिए निकल रहे थे, तब माको उसके साथ कई देर तक बिना थके बातें करती जा रही थी। तब रियो को उसे कुछ पूछना चाहती थी कि तभी माँ को उसे अपना सिर नीचे करने के लिए कहती है, क्योंकि वहां पे कामागोरी आए हैं जिनकी रैंक 3 स्टार है। पर रियुको को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो माँ को उसे समझाती है कि ये जो 3 स्टार 2 स्टार या फिर 1 स्टार ये एक रैंक है। इसे ध्यान में रख के उन्हें एक यूनिफॉर्म दी जाती है। जैसे कि जो 1 स्टार वाली रैंक है ये मोस्टली स्टूडेंट्स को ही मिलती है, तो इसे ध्यान में रख के उन्हें एक यूनिफॉर्म दी जाती है। पर हाँ, इसमें भी अच्छी पावर्स होती है। जैसे हमने एपिसोड की शुरुआत में उस लड़के को देखा था जिसने उस यूनिफॉर्म को पहनकर उसके अंदर बहुत ही फुर्ती आ गई थी। फिर 2 स्टार वाली रैंक, ये रैंक उन्हें मिलती है जो कि किसी चीज़ में बहुत ही टैलेंटेड है। और फिर 3 स्टार वाली रैंक, ये रैंक स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को ही मिलती है, जो कि 4 लोग हैं। इनमें से हमें अभी तक एक ही का नाम पता चला है, जो कि कामागोरी है। खैर, यहाँ पे सबसे बड़ी रैंक और सबसे पावरफुल अकेली सात्सुकी ही होती है। और इस रैंक में सबसे बेसिक वाली रैंक 0 स्टार होती है। इसमें माको या फिर उसके पूरे क्लास के स्टूडेंट्स आते हैं और ऑब्वियसली उनके रैंक के हिसाब से उनके जो यूनिफॉर्म्स है उसमें कोई भी पावर नहीं होती है। वेल, तभी वहां से सात्सुकी जा रही थी, तो उसके सामने रीको आती है और फिर वो उससे एक सवाल पूछना चाहती थी कि तभी उस पे दूसरे स्टूडेंट्स हमला करके उसे साइड करना चाहते थे। और रीको अपना हथियार निकालती है, जो कि दिखने में एक स्वॉर्ड लग रही थी और एक्चुअली में वो एक आधी सीजर होती है। तब वो उससे पूछती है कि क्या उसे पता है कि सीज़र का आधा हिस्सा कहाँ पे है? तब सात्सुकी कहती है कि अगर उसे पता भी हो तो वो क्या करेगी? तब रिको समझ जाती है कि इस सीज़र का आधा हिस्सा सात्सुकी के पास ही है, तो वो उस पे हमला करने लगती है। पर तभी उनके बीच में ताकाहारू आता है। ये बॉक्सिंग क्लब का कैप्टन है, इसलिए इसके पास 2 स्टार की रैंक है। तब ताकाहारू सात्सुकी से परमिशन लेके वो रियुको से फाइट करने लगता है। तो वो रियुको ऊपर भारी पड़ रहा था, क्योंकि जो ताकाहारू का यूनिफॉर्म है वो 2 स्टार अल्टीमा यूनिफॉर्म है। इस यूनिफॉर्म को बनाते समय छोटी से छोटी चीज़ों पर भी ध्यान रखा गया था, इसलिए ये यूनिफॉर्म बहुत ही पावरफुल है। तब सात्सुकी रियुको से बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसे एक अच्छी फाइट देखने के लिए मिलेगी, पर रियुको की हालत अभी से ही खराब हो गई थी। पर खैर, वो ताकाहारू को कहती है कि वो सीजर मेरे पास ले आए।
तब रियो को अपनी सीजर देने से साफ मना करती है और फिर उन्हें चकमा देकर वहां से भागने लगती है। तब जाते जाते उसे एक डिलीवरी बॉय दिखता है, तो वो उसकी बाइक लेकर वहां से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं कि रियो को एक टूटे हुए घर में चली जाती है और एक्चुअली ये टूटा हुआ घर उसी का था। तो वो रोते हुए अपने पिता से माफी मांगती है कि जिसने उन्हें मारा था वो उनसे बदला लेने ही वाली थी, पर वो उसे नहीं मार पाई। तभी वो जिस जगह पर खड़ी थी उसके नीचे का दरवाजा खुल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तब उस जगह पे हम एक लड़के को देखते हैं और शायद से उसी ने ही ये दरवाजा खोला होगा। पर खैर हम रियोको को देखते हैं जो कि उस टनल से एक बहुत ही बड़ी जगह पर गिर जाती है। तब उस जगह को देखकर रियोको शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं था कि उसके घर के नीचे इतनी बड़ी जगह होगी। तब उसे कई सारी चोटें आई थी जहाँ से खून भी निकल रहा था। तो वो वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला यूनिफॉर्म आ जाता है। तब उसे देखकर रियोको बहुत ही डर जाती है। तो वो मॉन्स्टर उसे बाद में डरने के लिए कहता है और अभी के लिए वो उसे पहन ले। जिसके बाद हम अकेडमी को देखते हैं जहाँ पे ताकाहारू ने माको को पकड़ लिया था, और तब वो पूरे सिटी में ये अनाउंसमेंट करवाता है कि अगर वो ट्रांसफर स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आई तो वो उसकी दोस्त यानी माको को वो मार देंगे। वैसे तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर इस अकेडमी का प्रिंसिपल कहाँ पे है और वो ये सब बंद क्यों नहीं करवाता। तो एक्चुअली इस एकेडमी की सबसे बड़ी पोस्ट पर सात्सुकी की मॉम ही है। तो इसके कारण सात्सुकी इस एकेडमी को जैसे चलाना चाहती है वैसे वो चला सकती है। तभी ताकाहारू वहाँ पे गरम तेल लाता है और कहता है कि अगर रियो को बाहर नहीं आई तो वो माको को इस तेल में डाल देंगे। तब वहाँ पे माको का छोटा भाई मतारो अपनी बहन को बचाने के लिए जाता है, पर तब रियो को सामने आ जाती है और पहले तो वो माको को बचा लेती है एंड देन ताकाहारू के साथ अपनी बची हुई मैच शुरू करती है। यहाँ पे ताकाहारू उस पे कई सारे हमले करता है, पर इस बार रियो को उसके हर हमले का जवाब दे रही थी। पर इस दौरान उसने जो खुद को छुपाने के लिए कंबल ओढ़ के रखा था वो कंबल निकल जाता है और तब हम उसके कपड़े देखते हैं जो कि बहुत ही छोटे थे। और तो उन कपड़ों को देखकर पूरी ऑडियंस का जोश ही बढ़ जाता है। पर हाँ, ताकाहारू इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वो तो अपना और भी पावरफुल वेपन निकालता है और फिर वो रियोको पर हमला करता है। पर इससे रियोको को एक छोटी सी चोट भी नहीं आती है, क्योंकि उसने जो कपड़े पहने थे वो बहुत ही पावरफुल थे। फिर रियो को ताकाहारू पर हमला करती है और उसका हर हमला ताकाहारू को लग रहा था, और फिर रियो को उसे इतना मारती है कि आखिर में वो उसके अल्टीमा यूनिफॉर्म के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। और तब उस यूनिफॉर्म से एक लाल कलर का धागा निकलकर रियो के कपड़ों में जाता है। खैर तब रियो को ताकाहारू को बहुत जोर से मारती है, जैसे कि वो सीधे सात्सुकी के ऊपर गिरने वाला था। पर उससे पहले वहां पे कई स्टूडेंट्स आके ताकाहारू को रोक लेते हैं, पर उसका थोड़ा सा खून सात्सुकी पर जा लगता है। तब सात्सुकी उससे पूछती है कि ये यूनिफॉर्म उसे कहाँ से मिली है। तो रियो को कहती है कि ये मेरे फादर की आखिरी निशानी है। देन वो कहती है कि ये सीजर उस आदमी की है जिसने मेरे फादर को मारा था। और फिर वो सात्सुकी से पूछती है कि आखिर ये सीजर किसकी है। तब सात्सुकी रियोको के पापा का नाम लेती है और पूछती है कि क्या वो उनकी बेटी है। तब रियो को पूछती है कि आखिर उसे उसके पापा का नाम कैसे पता है। पर तभी उसकी हालत खराब होने लगती है। तो वो कपड़े वाला मॉन्स्टर उसे कहता है कि उसका खून निकलते जा रहा है और शायद से वो 5 मिनट के अंदर बेहोश हो सकती है। तो उसे सात्सुकी से कई और सवाल करने थे, पर वो अभी के लिए वहां से भाग जाती है। तो उसे पकड़ने के लिए सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं, पर सात्सुकी उन्हें रोक देती है, ये कहकर कि वो वापस यहाँ पे जरूर आएगी। आगे हम देखते हैं कि रियो को होश में आने लगती है। तब एक आदमी उसके बहुत ही करीब था, उसे देखकर रियो को बहुत ही डर जाती है। तो वो उस पे बहुत ही जोर का पंच मारती है और फिर अपनी सीजर को ढूंढने लगती है। तो माको उसे वो सीजर देती है और फिर वो माको को भी उस आदमी से दूर रहने के लिए कहती है। पर तब माको उस आदमी के पास जाती है और कहती है कि पापा आप ठीक तो हो। तब ये सुनकर रियो को बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है और फिर वो अंकल से माफी मांगती है, और अंकल भी बहुत ही चिल आदमी थे तो वो उसे माफ कर देते हैं। तभी वहां पे माको का छोटा भाई मतारो आता है और वो रियोको को कहता है कि वो फाइट करते समय बहुत ही बैडस लग रही थी उसकी सीजर और उस आउटफिट के साथ। इससे रियोको बहुत ही गुस्सा तो हो जाती है। पर खैर, आगे आंटी जी ने खाना बना लिया था तो वो सभी खाना खाने लगते हैं। तो उनके साथ उनका डॉगी गर्ट्स भी उन्हें ज्वाइन करता है। तभी हम सात्सुकी को देखते हैं जिसके पास टेनिस क्लब की कैप्टन ओमी को आई होती है। तब सात्सुकी उन सभी की ट्रेनिंग के बारे में पूछती है, तो ओमी को बताती है कि उनका हर एक प्लेयर अपनी जी जान लगा रहा है इस बार के टूर्नामेंट के लिए। तो सात्सुकी कहती है कि अगर इस बार के टूर्नामेंट में टेनिस क्लब जीत जाता है तो उनके एकेडमी का डोमिनेंस नॉर्थ जापान में बढ़ जाएगा, तो वो फेल ना हो। और फिर वो उसे एक गिफ्ट देती है जो कि टेनिस पे एक 2 स्टार अल्टीमा यूनिफॉर्म होता है।
फिर हम रियोको को देखते हैं, तब उसे छोड़कर सभी लोग सो गए थे, पर वो अभी तक सोई नहीं थी। तो वो याद करती है कि जब वो मॉन्स्टर उसके कपड़ों में बदल गया था, उस टाइम पे उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी वो एक दीवार पर जा लगती है, पर उसे एक खरोच भी नहीं आती है। तब वो उसे कहता है कि ये पावर उसकी और मेरी है, क्योंकि जब वो उसे पहनेगी तब वो उसका खून पिएगा और तब वो ये पावर यूज़ कर सकती है। तब रियो को इसकी पावर देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो है कौन? पर उसे ये याद ही नहीं होता है। पर हाँ, उसे जिस इंसान ने बनाया है, उसका चेहरा उसे याद था। फिर वो उस इंसान के बारे में रियोको को बताता है, तो उसकी बातें सुनकर रियोको समझ जाती है, कि ये उसके पापा है। यानी इस मॉन्स्टर को रियोको के पापा ने ही बनाया था। तब वो उसे कहती है कि उसकी मदद से वो सात्सुकी को हरा सकती है और फिर वो उसका एक नाम रखती है सेकेस्तु और फिर वो सात्सुकी से लड़ने के लिए चली जाती है। फिर आगे हम अगली सुबह को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तब जाते समय रियुको नोटिस करती है कि यहाँ पे अमीर और गरीब में बहुत ही डिफरेंस है, क्योंकि जैसे जैसे वो स्कूल की तरफ जा रही थी, वैसे ही जो लोगों के घर है वो और भी अच्छे होने लगते हैं। तब माको उसे बताती है कि ये पूरी सिटी लेडी सात्सुकी ही चलाती है और जो स्टूडेंट्स की रैंक होती है उस हिसाब से वो स्टूडेंट कहाँ पे रहेगा ये भी डिसाइड होता है। जैसे जिनकी रैंक अच्छी होती है उन्हें अच्छे एरिया में रहने का मौका मिलता है, और जिनकी रैंक कम है माको की तरह उन्हें स्लम्स में रहना पड़ता है। फिर आगे वो स्कूल में पहुंच जाता है तो माको को याद आता है कि उसकी मॉम ने उसे रियुको को ये बताने के लिए कहा था कि अगर उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो वह हमारे साथ रह सकती है। और फिर वो आगे कुछ कहती कि तभी उसके चेहरे पर कई सारे टेनिस बॉल ओमी को मारती है। तब रियो को उसे रुकने के लिए कहती है और ओमी को उसे दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि वैसे भी वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और जो माको है वो कल टेनिस के प्रैक्टिस के लिए नहीं आई थी, तो आज उसे ये पनिशमेंट मिलेगी। तब रियो को कहती है कि कल माको को पकड़ कर रखा था तो वो प्रैक्टिस करने के लिए कैसे आती, पर ओमी को उसकी बातों को इग्नोर करके उस पर हमला करती है। तब रियो को माको को कहती है कि वो अपने क्लास के लिए चली जाए और तब माको बिना ज्यादा सवाल करे उसे थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। तो ओमी को उसे पूछती है कि क्या वो उसके बदले में पनिशमेंट लेगी, तो रियो को हाँ कहती है, क्योंकि उसने उसे खाना और रहने के लिए जगह दी है, तो वो उसके लिए इतना तो कर ही सकती है। तब ओमी को कहती है कि कल उसने बॉक्सिंग क्लब के कैप्टन को हराया है, पर इससे वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए, और फिर ओमी को उस पर हमला करती है। तब रियो को सेकित्सु को ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है, पर सेकेस्तु ना ही कुछ कह रहा था और ना ही ट्रांसफॉर्म हो रहा था। फिर क्या, ओमी को उस पे कई सारे टेनिस बॉल से हमला करती है, जैसे वो एकेडमी के बाहर एक नदी में जा गिरती है। फिर आगे वो उस नदी में बहकर एक जगह पर बेहोशी की हालत में फंस जाती है। फिर आगे जब रियो को होश में आती है तब वो अपने आप को एक रूम में पाती है, जहाँ पे उसके साथ उस रूम में एक आदमी भी था और उसी आदमी ने रियो को यहाँ पे लाया था। तब रियो को उस आदमी का चेहरा देखकर उसे पहचान लेती है, ये उनकी टीचर है, इसका नाम आइकुरो है। तभी रियो को रियलाइज करती है कि उसने कोई कपड़े पहने ही नहीं है, तो वो उसे पूछती है कि क्या उसने उसके कपड़े निकाले हैं। तब आइकुरो हाँ कहता है, क्योंकि वो उसे कुछ चीजें सिखाना चाहता था। पर इसे ऑब्वियसली रियो को बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर वो उस पर हमला करती है, पर आइकुरो उसके हमले से बच जाता है और फिर वो उसके पीठ पर नीडल्स मारता है, जिससे कि रियो को हील ही नहीं पा रही थी। फिर वो इंजेक्शन से उसका खून निकालता है और फिर उस खून को यूनिफॉर्म पे मारता है, जिससे कि सेगेस्तु होश में आकर बात करने लगता है। तब आइकुरो उसे बताता है कि ये यूनिफॉर्म उसके पिता ने बनाई है और ये इतनी पावरफुल है कि इसे पहनने वाला सात्सुकी को भी हराने का दम रखता है। और तब उसे और भी कई बातें रियुको को बतानी थी, और उसका लेक्चर लेने का टाइम शुरू हो गया था, तो वो रियुको को एक ग्लव देता है। इसे यूज करने से वो सेकेस्तु को एक्टिव कर सकती है। आगे हम माको को देखते हैं, जिसे पकड़कर उसे पनिशमेंट मिल रही थी। तभी वहां पे रिको आती है और वो माको को बचा लेती है, तो वो मिको उस पे कई सारे टेनिस बॉल से हमला करती है, पर इस टाइम रियो को ट्रांसफॉर्म होके उसके हर एक बॉल के टुकड़े कर देती है। तो वहां पे एक टीचर थे, वो कहते हैं कि वो इस गेम से डिस्क्वालीफाई हो गई है, क्योंकि हाँ, उसने ओमिको के अटैक को रोक तो दिया है, और बॉल के टुकड़े करना ये रूल्स के खिलाफ है। दूसरे शब्दों में समझाऊं तो रियो को लड़ाई में तो जीत गई है, पर वो ये मैच हार चुकी है, क्योंकि वो टेनिस ग्राउंड में खड़ी है और अगर वो जीतना चाहती है तो उसे रूल्स को मान के जीतना होगा। वैसे इन टीचर का नाम सनाएगामा है और ये भी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर है। इनका काम एकेडमी के स्पोर्ट को संभालने का है। तब उनके बीच में माको आती है और वो कहती है कि रियोको ने ये मैच जीती है क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। जिसे हाँ, वो मैच तो हार गई है पर वो फ्रेंडशिप में जीत चुकी है, और जो दोस्ती में जीता है वो पूरी जिंदगी में जीत जाता है।
तो इसके कारण वो टेनिस मैच में भी जीत चुकी है। तब ये सुनकर सनाएगामा को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर वो क्या कहे, और ओमिको कहती है कि क्या वो टेनिस क्लब के कैप्टन ओमिको को टेनिस मैच में हरा सकती है। तब माको रियोको को टेनिस बैट देती है और उसे ऑल द बेस्ट कहती है, और तब रियोको का जोश भी बढ़ जाता है और वो मैच के लिए हाँ कहती है। फिर आगे हम देखते हैं कि उनकी मैच शुरू हो जाती है। इस मैच को देखने के लिए कई सारे बच्चे आए होते हैं। तब रियोको उस टेनिस की बॉल को बहुत तेजी से मारती है, फिर ओमी को उस बॉल को बहुत ही जोर से मारती है, जिससे रियोको उस बॉल के पास वापस मारने के लिए पहुंच तो जाती है, पर उस बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा होने के कारण उसकी टेनिस की बैट ही टूट जाती है। फिर जब रियो को पूरी ताकत से उस बॉल को मारती है, पर इसके कारण फिर से उसकी बैट टूट जाती है। और जो ओमी को है ना, वो जिस बैट का यूज कर रही है उसे स्पेशली बनाया गया है, और जो रियो को यूज कर रही है वो बैट नॉर्मल है, इसके कारण ही वो बैट टूट रहा है। तब रियो को एक आइडिया लगाती है कि जो सीजर का पिछला हिस्सा है जो कि गोल है, वहां पे सेकित्सु का धागा बांध देती है और उससे ही खेलना शुरू करती है। पर सनाएगामा कहता है कि ये रूल्स के खिलाफ है, वो उससे नहीं खेल सकती है। पर तभी वहां पे सात्सुकी आती है और वो रियोको को इससे ही आगे खेलने के लिए कहती है, और फिर वो ओमिको को कहती है कि वो अपने 2 स्टार यूनिफॉर्म की पावर दिखाए। फिर उनकी मैच शुरू हो जाती है, जहाँ पे रियो को उस बॉल को मारती है, तो उस बॉल की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि ओमिको को उस बॉल को वापस मारने के लिए मुश्किल हो रही थी, पर वो जैसे-तैसे करके मार देती है। फिर रियो को वापस उस बॉल को मारती है, और इस बार वो इतनी तेज़ी से मारती है कि वो बॉल सीधे जाकर ओमिको के चेहरे पर लग के उसे पिछली दीवार पर ले जाती है, और पता नहीं कैसे पर वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि ओमिको रियो को ऊपर गिरने वाली होती है। पर तब रियो को अपनी सीजर से उसके 2 स्टार अल्टीमा यूनिफॉर्म के टुकड़े कर देती है। इस बार भी एक रेड कलर का धागा उस यूनिफॉर्म से निकलकर टेकिस्तो में चला जाता है। पर खैर रियो को ये मैच जीत जाती है। तभी वहां पे सात्सुकी आती है। तब रियो को उसे पूछती है कि क्या वही सीजर स्वॉर्ड के दूसरे पार्ट की ओनर है। तब सात्सुकी अपनी स्वॉर्ड निकालती है और कहती है कि अगर उसे उसके सवाल का आंसर चाहिए तो पहले उसे हराना पड़ेगा। तब सेकेत्सु रियोको को कहता है कि वो ये फाइट करना चाहती है तो इसे 2 मिनट में ही खत्म करना होगा, नहीं तो वो फिर से बेहोश हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली सेकेत्सु को यूज करने के लिए खून की जरूरत होती है और रियोको बहुत देर से उसका यूज कर रही है। तब सात्सुकी उस पे हमला करती है। तभी इस एक हमले से रियो को समझ जाती है कि वो अभी के लिए तो सात्सुकी को नहीं हरा पाएगी, तो वो माकू को लेकर वहां से भाग जाती है। और जाते जाते वो सात्सुकी को ये कहकर जाती है या अगली बार वो ये खत्म कर देगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं, जहाँ पे सात्सुकी एक जगह पे खड़ी होके अपने बचपन की एक मेमोरी याद करती है, जिसमें उसके पापा उसे एक आउटफिट दिखाते हैं, और तब छोटी सात्सुकी को वो आउटफिट बहुत ही अच्छा लगता है। तब उसके पापा उसे कहते हैं कि जब उसकी शादी होने वाली होगी तो वो इस आउटफिट को पहन सकती है, यानी ये सात्सुकी की वेडिंग ड्रेस होने वाली है। जिसके बाद हम क्लास को देखते हैं, जहाँ पे आइकोरो उन्हें पढ़ा रहा था। उसी टाइम पे रियुको उसे बहुत ज्यादा गुस्से में घूर रही होती है, और ये बात आइकोरो भी नोटिस कर लेता है। फिर जब उनका ब्रेक शुरू होता है, उसी टाइम पे आइकोरो वहां से भाग जाता है, और इसे रियुको और भी गुस्सा होने लगती है। तभी उसके पास माको आती है। तब रियुको देखती है कि माको के पीठ पे एक नोट था, जिसमें लिखा था कि स्कूल के बाद हम उसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पहले मिले थे। फिर शाम को रियुको आइकोरो से मिलने जाती है। तब आइकोरो कहता है कि वो उसे स्कूल में ऐसे मत घूरे, क्योंकि अगर दूसरे बच्चों ने ये नोटिस करा तो वो कुछ भी समझ लेंगे। तब ये सुनकर रियुको गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ लेती है। तब आइकोरो खुद की शर्ट निकालने लगता है, और रियुको फौरन से अपने हाथ हटा दिए, क्योंकि वो फिर से वो सब नहीं देखना चाहती थी। खैर वो उसे पूछती है कि आखिर वो है कौन और उसे सेकित्सु के बारे में कैसे पता है। तो बाइकोरो उसे लाइफ फाइबर के बारे में बताता है, जिनकी खुद की भी लाइफ होती है। ये फाइबर 10% 1 स्टार रैंक के यूनिफॉर्म में डाली जाती है, और जो 2 स्टार रैंक के अल्टीमा यूनिफॉर्म होते हैं उनमें ये फाइबर 20% डाले जाते हैं। तब रियोको को समझ आता है कि जब उनकी फाइट खत्म हो जाती है, तब जो रेड कलर का धागा सेकित्सु में आता है ये जरूर से लाइफ फाइबर ही होगा। तब आगे आइकोरू कहता है कि इस दुनिया में ऐसे भी कुछ आउटफिट है जो कि 100% लाइफ फाइबर से बने हुए हैं, जिनके कारण उन ऑफिस में खुद की लाइफ आ जाती है, और इन्हें गोड रोप कहा जाता है। यानी सेकेत्सु भी एक गोड रोप है जिसके पास खुद की लाइफ है। फिर आइकोरो कहता है कि लाइफ फाइबर के बारे में काफी कम लोगों को ही पता था, जिनमें किरियो क्लैन और रियोको के फादर डॉक्टर मोतोई थे। तो इसी कारण से किरियो क्लैन ने डॉक्टर मोतोई को मार दिया होगा, जिससे कि लाइफ फाइबर का ये सीक्रेट उनके क्लैन में ही रहे। तब रियोको पूछती है कि फिर उसे इसके बारे में कैसे पता चला। तब आइगोरो उसे बताता है कि जो क्यूरियो क्लैन है वो लाइफ फाइबर का यूज करके दुनिया पर राज करना चाहते हैं, पर उनका ये प्लान रोकने के लिए वो और डॉक्टर मोतोई एक साथ काम कर रहे थे। फिर जब वो चल बसे तब उसके पास एक लेटर डिलीवर हुआ था, जो उन्होंने मरने से पहले भेजा था।
उसमें लिखा था कि उनके मरने के बाद वो चीज़ उनकी बेटी को दे देना। और फिर आइकोरू ने वो सब प्लान बनाया जिसमें उसने रेकियो को और सात्सुकी को मिलाया था। तब रियो को पूछती है कि क्या किरियो सात्सुकी ने ही उसके पापा को मारा था, पर आइकोरू को ये एग्जैक्ट पता नहीं है कि आखिर किरियो क्लैन से किसने उसके फादर को मारा होगा। पर हाँ, वो उस एकेडमी में एक अंडरकवर बन के गया था जिससे कि वो उनके प्लान्स के बारे में पता कर सके। तो हाँ, जब वो स्कूल में होंगे तो वो स्टूडेंट और टीचर बन के ही रहेंगे, और जब उन्हें कांटेक्ट करना होगा तब कुछ प्रिकॉशंस लेकर फिर वो बात करेंगे। खैर, आगे हम एकेडमी को देखते हैं जहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट होता है, और ये एक्सपेरिमेंट हाउका कर रहा था। ये स्टूडेंट काउंसिल का तीसरा मेंबर है। इसका काम इंटेलिजेंस और टैक्टिक्स को देखना है। आगे वो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं जिसमें वो 50% लाइफ फाइबर डाल के उन्होंने एक यूनिफॉर्म बनाई होती है। फिर ये यूनिफॉर्म एक लड़के को पहनाई जाती है जिससे उस लड़के के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, पर साथ ही में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वहाँ पे तोड़-फोड़ करने लगता है। तब हाउका अपने फ़ोन से उसका एनालिसिस करता है और उसका एक वीक स्पॉट ढूँढकर वहाँ पे मारता है, जिससे कि वो पूरी यूनिफ़ॉर्म उससे निकल जाती है और फिर वो पहले जैसा बन जाता है। आगे हम सात्सुकी को देखते हैं जो कि एक जगह पे जा रही होती है, पर उसे वहाँ के गार्ड्स रोक लेते हैं, ये कहकर कि उन्हें आगे जाने की परमिशन नहीं है। और सात्सुकी उन दोनों को मार देती है और फिर अपने बटलर के साथ आगे बढ़ती है। फिर वो एक जगह पे जाती है जहाँ पे एक आउटफिट होता है, और ये आउटफिट वही है जो सात्सुकी के पापा ने उसे दिखाया था। पर ये कोई नॉर्मल आउटफिट नहीं है, ये गोड्रोप है सेकेस्तु जैसा। इसका नाम जुंकेस्तु है। तो सात्सुकी अपना खून जुंकेस्तु को दे देती है जिससे कि जुंकेस्तु होश में आ जाता है। फिर हम अगले दिन को देखते हैं जहाँ पे रियुको और माको स्कूल जा रहे होते हैं, और जब वो स्कूल में पहुंच जाते हैं तब उनके सामने सात्सुकी आती है और वो कहती है कि वो यहाँ पे बची हुई मैच खत्म करने के लिए आई हुई है। और फिर वो गोल्डरॉक जुनकेस्तु में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसे देखकर रियो को भी थोड़ी शॉक हो जाती है, पर वो भी अपने गोल्डरॉक सेकेस्तु में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उनकी फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में सात्सुकी बहुत ही पावरफुल होती है क्योंकि वो बस एक जगह पर खड़े होकर वो रियोको को कई हद तक बेहोशी कर देती है। फिर आगे रियोको उसे जैसे तैसे बच के एक जगह पे जाकर छुप जाती है जहाँ पे सेकेस्तु उसे समझाता है कि वो अगर ऐसे ही लड़ती रही तो वो हार जाएगी, और फिर वो ये भी कहता है कि उससे मुझे अच्छे से पहना ही नहीं है। तब रियो को कहती है कि वो इतना ज़्यादा खून पी रहा है और उसे पहनकर वो इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो रही है, पर अभी भी वो ऐसा कैसे कह सकता है। पर तब सेकेस्टो कुछ कहता कि तभी सात्सुकी उस पे हमला करती है, और ये हमला बहुत ही पावरफुल था। इसके कारण सेकेस्टो भी अपना नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं आता तो रियोको का सारा खून खत्म भी हो सकता था। तब सात्सुकी उसके बाल पकड़ के उसे उठाती है और कहती है कि अगर उसे गोड्रोप की पूरी पावर यूज करनी है तो उसे ट्रांसफॉर्म होते समय नेकेड होना पड़ेगा। पर रियो को जब गोड्रोप में ट्रांसफॉर्म होती है तो उस आउटफिट के कारण वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस करती है, और अब नेकेड होना ये तो रियो को बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। तब सात्सुकी ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर कहती है कि गोल्ड्रोप इसी फॉर्म में अपनी पूरी पावर को छोड़ सकता है, और जब उनके ड्रीम्स को पूरे करने की बात आती है तब वो ना ही शर्मिंदा होगी और ना ही हेजिटेट करेगी। और फिर वो स्वॉर्ड से रियोको पर हमला करने लगती है। तभी उनके बीच में माको आती है और फिर वो रियोको को कहती है कि वो नेकेड हो जाए, क्योंकि उसकी चेस्ट लेडी सात्सुकी से भी बड़ी है, क्योंकि ये उसने अपनी आंखों से देखा है और उनकी फैमिली में सभी लोग उसके चेस्ट के बारे में बातें करते हैं, तो वो नेकेड होने में शर्मिंदा ना हो। तब ये सुनकर रियो को मोटिवेट हो जाती है और फिर सेकेस्टू के साथ गोल्ड्रोप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो नेकेड भी होती है, इससे कि वो सेकेस्टू की पूरी पावर यूज कर पा रही थी। क्योंकि इस बार के फाइट में वो ना कि बस सात्सुकी को टक्कर दे रही थी, पर वो उसे पंच भी मारती है। और हाँ, उन दोनों की फाइट बहुत ही खतरनाक होती है। उन दोनों का हर एक अटैक के बाद अगला अटैक और भी पावरफुल होता है, पर आखिर में रियो को हार जाती है। तो भले रियो को हार गई थी, पर उसके अंदर का जो जोश है वो कम नहीं होता, और फिर वो सात्सुकी को कहती है कि वो उसके हर एक सपने को तोड़ देगी, उसके एम्बिशियस, उसके एस्पिरेशन सभी को खत्म करेगी। तब ये सुन के वो हंसने लगती है और कहती है कि हनोजी एकेडमी उसका किंगडम है, और वो उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करती है, और कल से इस एकेडमी का हर एक क्लब उसके साथ लड़ेगा, और अगर वो सभी को हराएगी तो वो फिर से उसके साथ फाइट करेगी, और अगर वो उस फाइट को जीत जाती है तो वो उसे सब कुछ बताएगी जो भी उसे पता है, और शायद से वो उसके फादर के बारे में भी बता सकती है कि आखिर उनको किसने मारा है। तब रियो को भी इसके लिए मान जाती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप कि तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, और तब तक के लिए देखते और सुनते रहना कुर्द एक्सप्लेन्ड।